हमने देखा था इसमें कि V की वैल्यू कितनी हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकाल सके, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो अपन ने 4 वोल्ट इसका आंसर भी दिया था, क्योंकि इसके कारण जो इसको एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब E इंटू वी, और ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो V बराबर 4 वोल्ट अपना आ गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना इसमें कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप एक 4 वोल्ट का सेल ले लें, तो 4 वोल्ट के सेल के दोनों टर्मिनल को 10 सेंटीमीटर की दूर पे आप सेट कर दें, तो उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होता है। इवन 4 वोल्ट तो क्या, अगर आप 100 वोल्ट भी ले लोगे तब भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या चक्कर है एक छोटा सा, कि जब आप इसको इस सेल के थ्रू पुल कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ठीक है, कोई गलत नहीं है अपन, कि अपन ने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी तो इसको निकलना चाहिए। लेकिन जब आप इसको निकालते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड की जरूरत पड़ती है। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो फील्ड है, पोटेंशियल नहीं है। तो आपको फील्ड पता होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस तो अपन डिस्टेंस के थ्रू सेट करेंगे। मतलब क्वेश्चन में एग्जैक्ट जो डाटा होना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ फील्ड आपको दे देगा, कि सपोज करो 10⁶ वोल्ट पर मीटर के फील्ड की रिक्वायरमेंट है। तो फील्ड आपको दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, तो उससे अपन वी निकालेंगे। तो इनकंसिस्टेंसी इसमें यहां पर आ गई थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया क्या जो मैंने कहा? हाँ। तो एक बात और समझ लो, कि फिर नॉर्मल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन लेते हैं उसमें ये चीज इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं रखती है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है फोटोन से, तो इसको एनर्जी का पूरा पैकेट एक बार में मिल जाता है, और ये इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है कि इसमें से निकल सके। ठीक है। तो जो बैकवर्ड पुल है इसका, तो काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट एकदम सडनली होती है, और एकदम से बाहर निकल आता है। जबकि यहाँ पर आप इसको पुल करोगे तो पीछे का अट्रैक्टिव फोर्स उसको रोक के रखेंगे, जिसके कारण आपको एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मस्ट बी फील्ड, पोटेंशियल नहीं। तो इसलिए ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, इसको हटा देना आप। करेक्ट। प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, थ्योरेटिकली तो ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बेटा एक्सरे पर वापस आते हैं। हम यहां पर देख रहे थे, हाँ, कूलिज ट्यूब अपना लास्ट टॉपिक था, वही कंटिन्यू चल रहा है। कि एक्सरे कितने टाइप का होता है ये अपने को देखना है। टाइप्स ऑफ एक्सरे। तो बेटा ये 2 टाइप का होता है। कंटिन्यूअस एक्सरे, ये इसका फर्स्ट टाइप है। क्या चीज है समझते हैं अपन। ये आपकी हैवी मेटल है, हैवी मेटल। तो इसके न्यूक्लियस पर चार्ज होगा बेटा प्लस का Ze, है ना। Z इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ऐसे बहुत सारी इसमें शेल होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ऐसे। तो अब देखिए क्या हुआ। सिंगल एटम हमने देखा, इधर से अपन फेंक रहे थे इलेक्ट्रॉन, गन से इलेक्ट्रॉन फेंक रहे थे, है ना। तो इधर से इलेक्ट्रॉन अपना आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन हमने फेंका,
जिसकी काइनेटिक एनर्जी के नॉट मान लीजिए, यहां से ये इलेक्ट्रॉन चलता है यहां पर। अब जैसे ही ये एटम के फील्ड में आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के फील्ड में आता है, तो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है यहां पर। तो एटम के कॉलिजन में होता क्या है कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन के कारण इसका पाथ चेंज हो जाता है। और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, इलेक्ट्रॉन आया, एटम से कॉलिजन करा, न्यूक्लियस के पास से निकलेगा इसका पाथ चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो जाएगा। ये जो कॉलिजन यहां पर हुई है, इसमें ये एनर्जी लॉस करता है बेटा। ये मैक्सवेल का प्रिंसिपल होता है। मैक्सवेल ने बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। हाँ जा सकता है मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के एकदम पास से निकल जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर कैप्चर हो सकता है, होता है कैप्चर कई बार, करेक्ट। तो सुनो, यहां पर जब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फील्ड में आता है तो एक्सेलरेटेड मोशन करता है, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसको रेडिएशन निकालना चाहिए। तो यहां से जो रेडिएशन निकलता है वो आपका कंटिन्यूअस एक्सरे कहलाता है। चेंज इन डायरेक्शन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से है कि रिपल्शन? बेटा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, रिपल्शन तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे से बराबर रिपल्शन मान सकते हो। आप तो नेट फोर्स देखो क्या अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के पास। पार्टिकल स्टेबल होगा या अनस्टेबल? कौन सा पार्टिकल की बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे होगा बेटा, अनस्टेबल है ये। ठीक है, तो सुनो, ये इलेक्ट्रॉन आया, न्यूक्लियस के फील्ड में से निकलता है, तो जितना ज्यादा इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है उतना ज्यादा ये एनर्जी रेडिएट करता है। और जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो हमें एक्सरे फोटोन के फॉर्म में दिखती है। और इस तरीके से जो एक्सरे हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के नॉट थी, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के है। तो फिर एक्सरे की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ एक्सरे, एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, बेटा ये हो जाएगी A=2 K माइनस के नॉट, के नॉट माइनस के, करेक्ट। के नॉट एनर्जी थी, के बची है, तो ये हो जाएगी के नॉट माइनस के। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि एक्सरे की जो एनर्जी होती है इसको तो अपन ऐसा लिखते हैं hc/λ, है ना। तो यहां से देखा जा सकता है कि λ=hc/k0 - k। अच्छा सोचो, अगर इसने पूरी की पूरी एनर्जी लूज कर दी तो? सपोज करो यहां से निकला और जीरो एनर्जी के साथ निकला, बस जस्ट यहां से बाहर निकला, उसके बाद ये रेस्ट में हो गया, तो के आपका जीरो हो जाएगा। तो अगर अपन के को जीरो कर दें, मतलब पूरी एनर्जी इसने लूज कर दी, तो आपको लैम्डा मिलेगा hc/k0। बेटा एक बात बताओ, इससे कम लैम्डा पॉसिबल है क्या? इससे कम लैम्डा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी लूज कर ही नहीं सकता, इतनी तो एनर्जी है उसके पास, के नॉट। तो मतलब ये जो लैम्डा है ये मिनिमम लैम्डा कहलाता है। ऐसा आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 12400 अपॉन में आपका जो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल था बेटा V, वो लिख दीजिए, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी।
नहीं, एक्सरे एब्सेंट नहीं होगा। जब के 0 होगा तब एक्सरे सबसे स्ट्रांग होगा। जब के आपका 0 होगा, ये वाला, तो सबसे स्ट्रांग एक्सरे मिलेगी आपको। मतलब मैक्सिमम एनर्जी लॉस कर चुका होगा ये इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। रिटार्ड होगा, हाँ रिटार्ड तो हुआ ना बेटा, करेक्ट। चलिए, नहीं लेमडा मैक्स नहीं होगा बेटा। जब एनर्जी होगी मैक्सिमम, जब एक्सरे की एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लेमडा मिनिमम होगा, इनवर्स है ना दोनों। लेमडा बढ़ता है तो एनर्जी कम होती है, लेमडा कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ओके, चलो अब ध्यान दीजिए। अच्छा, वी इसमें क्या है, वो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल है ये, जो अपन ने लिखा था उस समय। इसका ग्राफ अगर अपन देखें तो हमें ऐसा मिलता है। इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है बेटा, ध्यान देना, ये एनर्जी नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, तो लेमडा मिनिमम है, ये लेमडा है अपने पास, ये लेमडा मिनिमम है। इससे नीचे अपने को ग्राफ नहीं मिलता है, ये ग्राफ ऐसा बढ़ता है, उसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। तो आपको किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। ठीक है, आप एक बार जरा मैं नोटिस करा दूं आपको कि जिस समय लेमडा मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम है। जब लेमडा होगा मिनिमम तो एक्सरे की एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग इस बारे में। ये जो ग्राफ हमने देखा बेटा, इस ग्राफ के अंदर अपने को ऐसे कुछ पीक्स दिखाई देते हैं। ये एकदम शार्प है ये। तो ग्राफ तो पूरा स्मूथ है, पूरे ग्राफ के अंदर हमें ऐसे पीक दिखाई दे रहे हैं इंटेंसिटी के। मतलब कहीं कहीं पर एकदम सडन में एनर्जी जंप होता है, इंटेंसिटी जंप होता है। तो मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव, नहीं नहीं, इंटरफेरेंस तो हो ही नहीं रहा है, इंटरफेरेंस तो इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सुनो एक मिनट बताते, रुको। पहले एक बात समझ लो कि ग्राफ का ये नेचर समझ लो, ये पीक मैं समझाता हूँ अभी। पहले इस नेचर को समझ लेते हैं कि ऐसा नेचर क्या होता है ग्राफ का, कि जिस समय एनर्जी मैक्सिमम है उस समय इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा है क्या जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऐसा कैसा ग्राफ होता है। थर्मोडायनेमिक्स में सेम ग्राफ होता है बेटा, मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ होता है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। यस यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हो क्या, नहीं, आप जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फेंकोगे ये तो लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन आप एक साथ फेंक रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को चूज कर करके नहीं फेंक सकते। तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास से निकलेंगे। न्यूक्लियस के पास से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। न्यूक्लियस के पास से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, बिल्कुल जीरो के आसपास की प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है बेटा। अगर आपने उस एनसीईआरटी में देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो अगर वो एक अच्छा बड़ा कमरा है तो आपके पेन की जो टिप है, ये पेन की टिप न्यूक्लियस होती है और वो जो पूरा कमरा है वो एटम होता है। ये कंपैरिजन बता रखा है एनसीईआरटी में। एक बड़े रूम को अगर आप एटम मानो तो आप एक इस पेन की टिप को न्यूक्लियस बोलोगे।
करेक्ट। तो ध्यान से सुनो, तो ये जो पूरी स्पेस है ये बहुत बड़ी स्पेस है और न्यूक्लियस तो इसके लिए बिल्कुल पॉइंट है। तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से निकलने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले फोटॉन हैं, मिनिमम वेवलेंथ वाले या हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो फोटॉन है, उनके नंबर कैसे हैं? क्या वो बहुत ज्यादा नंबर में है? नहीं, वो नेग्लिजिबल नंबर में। तो जहां पर एनर्जी मैक्सिमम है उन फोटॉन के नंबर बहुत कम है, इसलिए बेटा उनका ओवरऑल इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। हम इंटेंसिटी किसको बोल रहे थे? टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये अपना इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, है ना? तो टोटल एनर्जी में सारे फोटॉन की एनर्जी है, टोटल एनर्जी में सारे फोटॉन की एनर्जी है। अब उसके अंदर क्या है कि ये वाले जो फोटॉन है, हाई एनर्जी वाले फोटॉन जो एकदम न्यूक्लियस के पास से निकल रहे हैं, लेमडा मिनिमम वाले, ये तो नेग्लिजिबल है। तो ओवरऑल इंटेंसिटी में उनका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल। हालांकि पर्टिकुलर उनकी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरी एनर्जी में कंट्रीब्यूशन उनका नेग्लिजिबल है क्योंकि नंबर कम है। करेक्ट। अब और सुनो, ध्यान से देखना, ये तो बात हो गई इनकी। अब अगर मैं बहुत दूर चले जाऊं यहां, तो यहां से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है काफी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके नंबर तो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर हो गए तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से काफी बाहर चले गए वो, तो वो एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेंगे। भाई न्यूक्लियस के फील्ड में ही नहीं आएंगे वो, या फील्ड में बहुत कम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, काफी दूर से निकले, तो उस समय जो एनर्जी लॉस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है। तो जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन है जो यहां से निकलेंगे, तो भले ही उनका नंबर ज्यादा हो लेकिन उनकी एनर्जी बहुत कम है, तो इंटेंसिटी में उनका कंट्रीब्यूशन भी कम होगा डेफिनेटली। इलेक्ट्रॉन जितनी दूर से आएगा वो उतनी कम एनर्जी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के पास से निकलेगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। तो ये जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन है, भले ही नंबर ज्यादा हो लेकिन उनकी खुद की एनर्जी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन की नहीं, उनसे जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी एनर्जी बहुत कम है। तो एनर्जी कम होने से उनका भी कंट्रीब्यूशन देखो जीरो के आसपास है। जब एनर्जी एकदम जीरो होने लगेगी तो वेवलेंथ इंफिनिटी होगी, तो इंफिनिटी वेवलेंथ के आसपास यहाँ इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन आपका नेग्लिजिबल है, यहाँ भी नेग्लिजिबल है। तो फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन कहां से मिलेगा? जो न्यूक्लियस के बहुत पास थे उनका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, जो बहुत दूर है उनका भी नेग्लिजिबल है। इसका मतलब बेटा जो न्यूक्लियस से मॉडरेटली डिस्टेंस पर हैं, जो न्यूक्लियस से मॉडरेटली डिस्टेंस पर है इस स्पेस में, यहाँ जो यहां से निकलेंगे वो भले ही मॉडरेट एनर्जी देंगे लेकिन उनके नंबर बहुत ज्यादा होंगे। वो एनर्जी तो मॉडरेट देंगे लेकिन उनके नंबर बहुत ज्यादा होंगे, तो नंबर ज्यादा होने से ओवरऑल इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि एक एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ पर इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, बहुत हाई वेवलेंथ पर भी नेग्लिजिबल है, तो मॉडरेट वेवलेंथ पर यह इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, और यही इसका कॉज है। तो आई थिंक आपको ये तो पता चल गया कि ग्राफ ऐसा क्यों होता है ना? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं? ओके बेटा। तो फिर अपन एक काम करते हैं, अब हम आते हैं इस वाले पे कि पीक कहां से आ रहे हैं, इन पीक्स पर अपन आते हैं। तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ एक्सरे जो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये कंटिन्यूस एक्सरे था पूरा, और जो अब जो आ रहा है वो करेक्टरिस्टिक एक्सरे है।
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसको देखिए कैसे बनता है। ये आपका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, हैवी मेटल है बेटा, बहुत सारी शेल है इसके अंदर। इसके ऊपर भी शेल हो सकती है, इसका अपन ने मान लिया। अब अपने पास एक प्रोबेबिलिटी और है, कौन सी, वो भी समझ लो। और क्या चांस बनता है? आपके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भी बहुत हाई स्पीड से घूमते हैं बेटा, है ना? तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आया तो इधर से, क्योंकि हम कुछ इलेक्ट्रॉन को टारगेट करके नहीं भेज सकते, हमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भेजना है, करेक्ट? तो यहां से इलेक्ट्रॉन आपका आया और आकर इस इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन हो गई इसकी, मतलब जिस समय पर यहां से निकल रहा है तो इधर से घूमकर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दोनों में टक्कर हो गई। अब कॉलिजन से क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सडनली इसको मिल गई, और अगर ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है तो, अगर इस ऑर्बिट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो भी थी, अगर उससे ज्यादा एनर्जी इसके मिल गई कॉलिजन से, तो क्या होगा? ये एटम छोड़कर बाहर निकल जाएगा, करेक्ट? तो यहां पर कॉलिजन के कारण ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये तो बाहर चला गया, नॉकआउट इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो इससे टक्कर की, ये टक्कर करके इधर कहीं निकल गया, जैसे पहले जा रहा था वैसे चला गया। ये अपना इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ध्यान से, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे नॉकआउट हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला गया, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आकर नीचे की तरफ मुड़ गया। तो यहां पर एक गैप क्रिएट हो गई आपकी, ये, है ना? तो इस वाली शेल के अंदर एक एनर्जी गैप आपकी क्रिएट हो गई जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो पाउलिस जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, अगर नीचे की शेल में खाली है तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर रह सकता है? नहीं रह सकता। तो जैसे यहाँ पर गैप क्रिएट होती है, तो इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर के ऑर्बिट से चाहे वो यहां से हो, यहां से हो, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फॉल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें आ जाएगा और इस गैप को फिल कर देता है। सपोज कीजिए कि ये जो एनर्जी लेवल है आपका, ये वाला, ये E2 है, और ये जो एनर्जी लेवल है ये E1 है। तो भाई बताओ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो रेडिएशन निकलेगा, ये जो फोटोन निकला, यही आपका करेक्टरिस्टिक एक्सरे कहलाता है ना? तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? E2 माइनस E1। इसकी एनर्जी क्या होगी? E2 माइनस E1 होगी। आप जानते ही हो, हाइड्रोजन एटम में पढ़ा है आपने इस चीज को। तो यहां से हमें एक नया फोटोन मिलता है जिसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन, जिसकी एनर्जी ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन E बराबर E2 माइनस E1 होती है, और ये भी उसी के बराबर है, hc बाय लैम्डा के। बेटा इसमें कोई डाउट हो तो दूर करो। हाँ बेटा, हैवी मेटल ही अपन ले गए। ठीक है, मैं इसको समराइज कर रहा हूं एक बार कि यहाँ पर हुआ क्या था।
तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि आप सिंगल इलेक्ट्रॉन तो फेंकते नहीं हो, इलेक्ट्रॉन गन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, ऐसे। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से निकलेगा, कौन सा दूर जाएगा, कौन सा कॉलिजन करेगा, दैट इज ऑल प्रोबेबिलिटी, केवल चांस होता है ना। कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करने वाला है। लेकिन अगर इसके रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन आता है ऑर्बिट करता हुआ और उससे इसका कॉलिजन होता है, तो इसके पास सफिशिएंट एनर्जी अगर है तो ये इसको ऑर्बिट से बाहर नॉकआउट कर देगा, जिससे ऑर्बिट में एक वैकेंसी क्रिएट होती है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अपर ऑर्बिट से या अपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल करता है और इस एनर्जी को फिल कर देता है। करेक्ट। तो जैसे वैकेंसी फिल होती है तो ये जो एनर्जी गैप है इसके बराबर यहाँ से एनर्जी निकलती है रेडिएशन के फॉर्म में, और ये जो एनर्जी निकली दैट इज कॉल्ड एक्सरे फोटोन, और इसी को अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होगी इस फोटोन की वेवलेंथ कौन डिसाइड करेगा बताओ। इस फोटोन की जो वेवलेंथ है, क्या जो इलेक्ट्रॉन आपने फेंका था उसकी एनर्जी डिसाइड करेगी, या फिर यहां से डिसाइड होगा कि किस शेल में से निकला और कौन किसने आकर फिल किया। शेल डिसाइड करेगी ना। हाँ, तो ध्यान से सुनना बेटा, शेल किसकी प्रॉपर्टी है, शेल तो इस एटम की प्रॉपर्टी है, शेल को इससे क्या लेना देना कि आप इलेक्ट्रॉन कहां से फेंक रहे हो। तो ये जो शेल की एनर्जी है ये प्रॉपर्टी ऑफ दिस एटम है। तो मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो फोटोन आप देख रहे हो ये इस एटम के स्पेशल करेक्टर हैं जो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये इस एटम का ही करेक्टर हमें बता रहे। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस एटम, यही है वो पीक्स जो आपको दिख रहे हैं बीच बीच में। करेक्ट। और इनकी वेवलेंथ एकदम शार्प होती है क्योंकि ये वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट है, तो वेवलेंथ एकदम शार्प वेवलेंथ आपको मिलती है। तो ये जो पीक आपने देखे दोनों, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के होते हैं, और ये जो स्मूथ कर्व है ये कंटिन्यूअस एक्सरे का होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप केवल कैरेक्टरिस्टिक निकाल सको या केवल कंटिन्यूअस निकाल सको, ये आपकी चॉइस नहीं है। आपकी चॉइस केवल एक है, आप तो इलेक्ट्रॉन फेंको, जो निकलना होगा वो निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी वो तो दोनों आएंगे उसमें। आप टारगेट करके इलेक्ट्रॉन को नहीं फेंक सकते। करेक्ट। ठीक है बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक वाला समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े अपन। अच्छा, एक बात और समझिए कि हाइड्रोजन एटम का जो फॉर्मूला होता है क्या वो एप्लीकेबल है इस एटम पे या नहीं। जो बोर मॉडल है, क्या बोर मॉडल इस पे लगाया जा सकता है? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो फिर इस टाइप के एटम पर हम मॉडल कैसे लगाते हैं, अगर बोर मॉडल हमें अप्लाई करना है तो कैसे करा जाता है, आपको पता होगा शायद। हाँ, हेवी मेटल है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर है तो बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता है ना। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर अपन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को चूज करना चाहें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये नॉकआउट हुआ था, तो इस इलेक्ट्रॉन की बात करें कि अच्छा आप एक बात बताओ, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है।
0। यूनिफॉर्म शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है, लेकिन इसके बाहर 0 नहीं होता, बाहर तो फील्ड होता है बेटा, करेक्ट। तो यहां अगर मैं बात करूं, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो नॉकआउट हुआ था, तो इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये, तो ये जो शेल बन रही है यहां पर बाहर वाली, इनका तो फील्ड यहां पर आप 0 कह सकते हो, लेकिन क्या अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनका भी फील्ड यहां पर 0 होगा? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था उसको केवल न्यूक्लियस से अट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, बल्कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनसे रिपल्शन भी मिल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि उसके नीचे की शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सब उसको रिपल करके बाहर फेंकना चाहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गए, आप केमिस्ट्री में जो पढ़ा था, है ना? तो यहाँ पर यही होने वाला है। तो यहाँ पर एक टर्म आपकी डिफाइन होती है जिसको आप बोलते हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। उसी पर हमें देखना है। देखिए बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और वो यहाँ पर कैसे काम करेगा। इसके लिए अपन एक साइंटिस्ट है अपना मोस्ले, इसका लॉ है, क्या है अपन देखते हैं। जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है इसकी फ्रीक्वेंसी अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू Z माइनस बी होता है। अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू Z माइनस बी और अंडर रूट न्यू इक्वल टू A इंटू Z माइनस बी। यहां पर B कहलाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जो A कहलाता है यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो आएगा आपका। चलो, तो चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये इसको हटा दूं, रूट को हटा दूं, तो ऐसा भी बना सकते हैं कि न्यू प्रोपोर्शनल टू Z माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने। और ये जो बी जो आप देख रहे हो ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या जो आप शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हो, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये उनके रिपल्शन के कारण यहाँ पर आता है। तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अब Z ना होकर Z माइनस बी हो जाता है। और अब आप इस पे बोर मॉडल भी अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए, आप इतना लिखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा इसको। इसमें बेटा मैक्सिमम थ्योरेटिकली आते हैं क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल कम होते हैं इसमें, तो कॉन्सेप्ट ही अच्छे से समझना है अपने को। सपोज कीजिए कि ये आपका के शेल है, ये आपका एल शेल है, वो n इक्वल टू 1 2 3 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको KLMN भी बोलते हैं आप, है ना? और ऐसे और भी एनर्जी लेवल यहां पर हैं। क्या मैंने सही बनाया है? ये गैप ऐसी होती है क्या, शुरू में ज्यादा बाद में कम एनर्जी लेवल्स के बीच? ये n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। चलिए अब जरा समझते हैं। सपोज कि जो जो इलेक्ट्रॉन आया था अपना इधर से, उसने के शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। नहीं, कंटिन्यूस नहीं है बेटा ये,
ये कंटिन्यूस नहीं है, अब ये पूरा करेक्टरिस्टिक है, कंटिन्यूस खत्म हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन हमने फेंका था उसने के शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके फेंक दिया, तो के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब उस वैकेंसी को फिल करना है, तो वैकेंसी यहाँ पर है बेटा के शेल में, इस जगह। तो इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल में से नीचे गिर सकता है, इसमें से भी गिर सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी ही होती है, चांस है वो, है ना। तो जब के शेल में वैकेंसी आती है तो इसको फिल करने के लिए हायर स्टेट में से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है, तो यहां से जो रेडिएशन निकलता है इन एनर्जी का, तो बेटा इसको बोला जाता है के सीरीज, हम इसको बोलते हैं। और अगर आपने जो इलेक्ट्रॉन फेंका था अगर वो सेकंड ऑर्बिट में से नॉकआउट करेगा, अगर वो इस वाले ऑर्बिट में से नॉकआउट करेगा तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी, तो इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से गिरेगा, ये। तो ये जो रेडिएशन निकलेंगे यहां से इनको अपन क्या बोलेंगे, एल सीरीज। जैसे आपने हाइड्रोजन में देखे थे लाइमन, बामर, पास्चन वगैरह, है ना, वही चीजें हैं, कोई अलग नहीं। ये जो सबसे फर्स्ट वाली लाइन है इसको आप बोलते हो के अल्फा, सेकंड वाली को बोलते हो के बीटा, थर्ड वाली को बोलते हो के गामा, और इसको बोलते हो के डेल्टा। ये आपका एल अल्फा, ये एल बीटा, इस तरीके से ये इनके नाम रखे हुए हैं बस। तो आपको पता चल रहा है आप के सीरीज कब बोलोगे, एल सीरीज कब बोलोगे। जेड माइनस बी क्यों करा बेटा, बी तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है आपका, जो जिस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा तो उसके आजू बाजू के जो इलेक्ट्रॉन थे जो उसको रिपल कर रहे थे, तो न्यूक्लियस का जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कम कर देंगे ना वो। तो इसलिए इफेक्टिव जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो जेड की जगह अपन जेड माइनस बी बोलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस कर दिया हमने। करेक्ट। तो यहां पर एक नोट है बेटा, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो हमारे लिए थोड़े बाहर है। बी की वैल्यू 1 होती है फॉर के सीरीज, और बी की वैल्यू 7.4 होती है फॉर एल सीरीज। के सीरीज के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और एल सीरीज के लिए इसकी वैल्यू 7.4 होती है। बस ये दो डाटा हमें याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपन ये ग्राफ बनाना चाहें z और अंडर रूट न्यू के बीच, तो ये ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होना चाहिए, और ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ होगी आपकी b, और ग्राफ आपका ये होगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन कहां से आ रहा है, अपना जो फॉर्मूला था बेटा यही तो था कि अंडर रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। तो अंडर रूट न्यू कहां पर है समझना प्लीज, अंडर रूट न्यू किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे, और जेड कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। तो इसकी जगह पर एक्स रखो और इस पूरे की जगह पर वाई रखो, तो आपको ग्राफ क्या दिखेगा, वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी। तो जब ए का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मेट क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट आ जाएगा, है ना। तो आपको इसका ग्राफ क्या दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है, लीनियर ग्राफ इसका होता है। लेकिन अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें इनके बीच,
न्यू और जेड के बीच। तो भाई रिलेशन बोलना, अगर न्यू निकालना चाहते हो तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो न्यू बराबर है स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा y की पावर इसमें 1 है, z की पावर इसमें 2 है। ऐसा कब होता है जल्दी बताओ? पैराबोला में होता है, बिल्कुल सही। जब y पावर 1 में होता है और x पावर 2 में होता है, देन ग्राफ इज ऑलवेज अ पैराबोला। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ एक पैराबोला है। ये ग्राफ ऐसा होगा। इस तरीके से मिलता है हमें। ये स्ट्रेट लाइन है आपका। हम्म, देख लो बेटा एक बार, कहीं कोई डाउट हो तो बता देना। कोई डाउट घर के लिए मत रखो अभी, कॉन्सेप्चुअल डाउट। ठीक है, चलिए। ग्राफ में स्लोप वापस बता दे। ये वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो ए होगा, और क्या। इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो ए होगा। ये y है ना बेटा, ये y एक्सिस पर है तो इसको y बोलो। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m इसका ये होगा, ये स्लोप है। के और एल सीरीज एक बार बता दें। देखो के और एल सीरीज क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉन अपना नॉकआउट होता है, ये आपका न्यूक्लियस था, और इसके आजू बाजू जो ये वाली शेल है सबसे फर्स्ट वाली, इस शेल को तुम क्या बोलते हो? के। इसके ऊपर वाली को क्या बोलते हो? एल। तो इलेक्ट्रॉन आया, इसने टक्कर यहां पर की, तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। तो इस वैकेंसी को भरना है आपको। तो इस वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से फॉल कर सकता है, या फिर इसके ऊपर वाली जो शेल है यहां से भी फॉल कर सकता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन के वाली शेल में गिरेगा यहां, तो जो रेडिएशन निकलता है ये आपका के सीरीज कहलाता है। बी क्या है बेटा? बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना, जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो हो रहा था उसके कारण जो माइनस हमने करा है। जो न्यूक्लियस था वो तो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, और जो आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपल करते हैं। तो दोनों का जो नेट फोर्स निकाल के कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, है ना। तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है आपका। बी की जगह सिग्मा, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, नाम में क्या रखा है? ठीक है बेटा। अब हम एक फाइनल फॉर्मूले की बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को खत्म करने के लिए। आपने हाइड्रोजन एटम का जो बोर मॉडल था उसमें आपने पढ़ा था कि एनर्जी इसकी होती है E2 माइनस E1 इक्वल टू RCH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। याद है ना आपको? ये ट्रांजिशन के टाइम पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और आपका ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? N2 से N1 में। तो ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं, और इस RCH की जो वैल्यू होती है ये आपको याद भी होगी। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आर को रिडबर्ग कांस्टेंट आप कहते हो। चलिए, तो अब अपने इसमें क्या करना है अपने को, और एक चीज और आती है यहाँ पर, जेड स्क्वायर भी आता है। तो जब बोर मॉडल लगाओगे तो जेड स्क्वायर आएगा, और स्क्रीनिंग लगाओगे तो जेड नहीं आएगा बेटा, जेड की जगह पर जेड माइनस बी आएगा। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सरे फोटोन की एनर्जी निकालना चाहते हैं फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1।
एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, बेटा E बराबर होगा E2 माइनस E1, है ना। और फोटोन की एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, hc बाय लैम्डा। फोटोन की एनर्जी को हम लिखते हैं hc बाय लैम्डा। E2 माइनस E1 होता है आपका RCH Z माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बेटा H से H को काट दो, तो H को कैंसिल करने के बाद जो फंक्शन हमारा बचा, एक सेकंड बेटा, यस। तो H को मैंने काटा, C भी कैंसिल हो गया, तो जो 1 बाय लैम्डा है ये हो जाएगा R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा ये अपना फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया। हाँ बेटा बोलो। शुभा बताओ बेटा क्या बोल रहे हो, हैंड रेज कर रखा है आपने। हेमंग बोलो बेटा क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है, चलो ध्यान से देखना अब क्या हो रहा है इसके अंदर। ये तो अपना लैम्डा हम इसे निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी में जाना चाहते हो तो इसको एक काम कर सकते हो, जैसे आपने लिखा ना hc बाय लैम्डा, तो आप इसको एनर्जी को एच न्यू भी लिख सकते हो। hc बाय लैम्डा और एच न्यू एक ही चीज है, तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं एच न्यू। इसकी जगह पर एच न्यू लिखोगे, ये आपका आरसीएच है, कोई दिक्कत नहीं। जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, करेक्ट। तो आपका न्यू हो जाएगा आरसी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर। क्या कोई बता सकता है कि कांस्टेंट ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, ये जो कांस्टेंट है अपना ए, इसकी वैल्यू बताना है। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए। नहीं नहीं, वन कैसे हुई, देखो ध्यान से, वो तो बी वन होता है, के शेल के लिए बी वन होता है। अगर कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालना है आपको इसकी, तो ये आपका जो न्यू है, आपको यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा। तो जब रूट लगाओगे तो ये स्क्वायर हटेगा और रूट इस पे आ जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है यही आपका ए होगा बेटा, अंडर रूट आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट इज वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलिए तो ये कॉन्सेप्चुअली पॉइंट अपने कंप्लीट है। अब हम सवाल पे आते हैं, आप जल्दी से इसको लिख लो। रुको, देखो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है आपका, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इधर इंटेंसिटी, ये लैम्डा, ये ग्राफ अपना
ऐसा है। यहाँ पे λ1 मिल रहा है आपको, यहाँ पे λ2 मिल रहा है, ठीक है। तो वन ऑफ λ1 एंड λ2 इज k अल्फा एंड अदर इज k बीटा। तो इनको आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई। इन दोनों में से एक आपका k अल्फा है और एक k बीटा है, तो इसको आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा k अल्फा है कौन सा k बीटा है। λ1 λ2 में 1 2 में बोलते हैं अपन, तो 1 वाला क्या बोल रहे हो, 1 बीटा है 1 अल्फा है, ठीक है। चलो अपन देखें कैसे देख सकते हैं इसको। आप यहां से देखो, ये बहुत सिंपल चीज है, जो एनर्जी लेवल है ना इससे देखोगे एकदम से क्लियर होगा। ये तो जब यहाँ पे गिरेगा ना, ये आपकी क्या शेल है, यहाँ पे गिरेगा तो ये के अल्फा होगा, ये वाला होगा के अल्फा, और जब यहां से गिरेगा तो ये के बीटा है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है बेटा, ये तो जो गैप है वही तो एनर्जी है, तो एनर्जी बीटा की ज्यादा है, बीटा की एनर्जी ज्यादा है और अल्फा की एनर्जी कम है ना। तो हम क्या बोलेंगे, बीटा की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। तो फिर लेमडा के बीटा छोटा होना चाहिए लेमडा के अल्फा से। उधर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, तो λ1 छोटा है λ2 बड़ा है, तो जो छोटा है वो बीटा है, जो बड़ा है वो अल्फा। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं। इंटेंसिटी वेवलेंथ, λ1 λ2। सुनो, यहां पर इन दोनों में से एक, वन इज के अल्फा और दूसरा के बीटा, सॉरी एल अल्फा है। एक है के अल्फा एक है एल अल्फा, इनको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई। कौन सा के अल्फा होगा कौन सा एल अल्फा होगा, तो आपको देखना है ये बेटा एनर्जी किसकी ज्यादा है। ठीक है। काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे, चलो समझो भी। अपन वापस से एनर्जी वाले पर आते हैं। बेटा जैसे जैसे ऊपर जाओ तो एनर्जी गैप कम होती जाती है, ये गैप कम है ये गैप बड़ी है। तो जो ये वाला था ये के शेल में गिर रहा था, ये तो के की जो फर्स्ट लाइन है वो के अल्फा है, एल की जो फर्स्ट लाइन है वो एल अल्फा है। तो आप देख सकते हो कि एनर्जी किसकी कम है, एनर्जी इसकी कम है। इस वाले में एनर्जी कम है तो एनर्जी कम है तो फिर इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो एल अल्फा की वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब ये एल अल्फा है और ये के अल्फा है। एनर्जी के अल्फा
ज्यादा है एनर्जी के, एनर्जी एल अल्फा से, तो वेवलेंथ के अल्फा छोटी होगी वेवलेंथ एल अल्फा से, तो लेमडा 1 होगा आपका के अल्फा और लेमडा 2 होगा आपका एल अल्फा। हाँ बेटा बोलो, बताओ, कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना है, ठीक है, चलिए और सवाल करेंगे इस पे अभी। देखिए ये लेमडा 1, ये लेमडा 2 और ये लेमडा मिनिमम है आपका यहाँ पे, है ना? तो ये जो गैप आप देख रहे हो लेमडा 1 और लेमडा मिनिमम के बीच की जो गैप है, ये ये गैप है आपकी डेल्टा लेमडा 1, डेल्टा लेमडा 1, और ये जो इन दोनों के बीच की जो गैप है ये वाली, ये है डेल्टा लेमडा 2। इन दोनों के बीच की जो गैप है वो डेल्टा लेमडा 2 है, और इन दोनों के बीच की जो गैप है वो डेल्टा लेमडा 1 है। अब सुनिए, इफ वी इंक्रीज एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, अगर आपने एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाया, याद आ रहा है ना एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल क्या था? जैसे इलेक्ट्रॉन को आप फेंक रहे थे, अब उसकी बात आ गई, अगर उसको तुम बढ़ाते हो तो इनमें से कौन इंक्रीज करेगा और कौन डिक्रीज करेगा? तो ऑप्शन है आपके, डेल्टा लेमडा 1 इंक्रीज करेगा, डेल्टा लेमडा 2 डिक्रीज करेगा। ऐसे कुछ और ऑप्शन है, डेल्टा लेमडा 1 डिक्रीज करेगा, डेल्टा लेमडा 2 इंक्रीज करेगा, डेल्टा लेमडा 1 डिक्रीज करेगा, डेल्टा लेमडा 2 सेम रहेगा, डेल्टा लेमडा 1 सेम रहेगा, डेल्टा लेमडा 2 इंक्रीज करेगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, एक ऑप्शन सही। अच्छा आ गया आपके आंसर, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। थर्ड ऑप्शन है आपका, सभी का थर्ड आ रहा है, बस एक वन आया है, बाकी सबका थर्ड है, और थर्ड ही सही है। कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए ना इसका? ठीक है बेटा, ये दोनों करेक्टरिस्टिक है, लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है? करेक्टरिस्टिक। तो ये आपके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करते, ये तो एटम की प्रॉपर्टी होता है। तो आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाओ चाहे कम करो, ये तो सेम ही रहना है, लेमडा 1 लेमडा 2 में कोई चेंज नहीं आना है। इसीलिए ये जो गैप है ये तो वही रहेगी जो थी, है ना? और ये जो गैप है ये वाली, तो अगर तुम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो उस केस में लेमडा मिनिमम कम हो जाएगा, क्योंकि लेमडा मिनिमम का जो फॉर्मूला था अपना वो था एच सी अपॉन ईवी, ये था। तो अगर तुम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो लेमडा मिनिमम कम होगा, मतलब ये पॉइंट आपका इधर शिफ्ट होगा जीरो की तरफ। जब ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये जो गैप है स्ट्रेच हो जाएगी, ये गैप स्ट्रेच हो जाएगी ये वाली। तो फिर आप सी आंसर कैसे दे सकते हो? नहीं, आंसर आपका नॉन ऑफ दिस है, आंसर है नॉन ऑफ दिस, कोई आंसर नहीं है इसके अंदर, आप देखो ध्यान से।
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो लैम्डा मिनिमम कम होगा, तो ये जो पॉइंट है जीरो की तरफ शिफ्ट होगा इधर, तो ये जो इन दोनों के बीच की गैप है वो स्ट्रेच होगी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपनी जगह से नहीं हिल सकते। क्यों नहीं हिलेंगे वो? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो इस पे डिपेंड ही नहीं करते, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ एटम होती है। कैरेक्टरिस्टिक वाला प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, वो आपके जो इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड किस पे करता है? वो ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है कि N2 से N3 में गिरा, N2 से N1 में गिरा या N3 से N2 में गिरा, वो इस पे डिपेंड करता है। हाँ तो ऑप्शन नहीं था तो क्या मतलब है, आप गलत ऑप्शन दे दोगे। ठीक है चलो, तो आपका ए ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस। और करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि डेल्टा लैम्डा 1 होगा स्ट्रेच और डेल्टा लैम्डा 2 रहेगा सेम। बच्चों यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इससे बाहर चलते हैं। एक आसान सवाल है, आपने कर रखा है बेटा पहले, हाइड्रोजन एटम के अंदर आपने करा था। मैं आपको सवाल केवल याद दिला रहा हूं, आपको रिलेशन निकालना है। लेमडा के अल्फा बराबर लेमडा 1 है, लेमडा के बीटा बराबर लेमडा 2 है, और लेमडा एल अल्फा लेमडा 3 है। तो इनका रिलेशन बनाइए, रिलेशन बिटवीन लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ये आपका सवाल है। मतलब इन्हीं तीनों का रिलेशन निकालना है अपने को, यही सवाल है अपना। तो ये आप यहां से देख सकते हो, ये एनर्जी आपकी E1 E2 E3, ये आपका होगा लेमडा के अल्फा, मतलब ये लेमडा 1 है, फिर लेमडा के बीटा, ये आपका लेमडा 2 है, और लेमडा एल अल्फा, ये आपका लेमडा 3 है। नहीं नहीं, ग्रेटर लेस नहीं, हमको रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए रिलेशन कैसे आ रहा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E3 माइनस E1 बराबर E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1। क्या ये इक्वेशन ठीक है? एक बार देख लेना। तो सुनो, जब तुम E3 माइनस E1 लोगे तो E3 माइनस E1, तो इससे आपको लेमडा 2 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू होगी HC अपॉन लेमडा 2। E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 मतलब ये HC बाय लेमडा 3 प्लस E2 माइनस E1, तो HC अपॉन लेमडा 1, इन्हें काटिए, तो आपका आंसर होगा 1 बाय लेमडा 2 इक्वल टू 1 बाय लेमडा 1 प्लस 1 बाय लेमडा 3। बेटा ये आंसर है आपका, करेक्ट। हाँ बच्चों लिख लो इसको, सिली मिस्टेक हो गई, हाँ ठीक है, हो जाती है वो। इसके बाद देखिए,
ये आपका Z है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 7.4 लिखा है। इनके नाम है बेटा ABCD। ये अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन इसमें क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। मतलब कौन इसमें लैम्डा के अल्फा है, कौन आपका के बीटा है, कौन आपका एल अल्फा, कौन एल बीटा है, ये आपको पता करना है। आइडेंटिफाई के अल्फा के बीटा एल अल्फा एल बीटा। तो एक बात तो पक्की है कि ए और बी वाले हैं आपके के, ए और बी वाले के होंगे। अल्फा बीटा अपन बाद में देखते हैं। अच्छा वाई एक्सिस पे क्या है, अरे सॉरी, वाई एक्सिस पे अंडर रूट न्यू है आपका। तो सुनो बेटा, के सीरीज के लिए बी बराबर 1 होता है, मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ए और बी जो है वो के होंगे, क्योंकि बी बराबर 1 होता है के सीरीज के लिए, है ना। और ये जो सी और डी है ये आपके एल होंगे। तो अब हमें पहचानना है अल्फा बीटा, पहचानना है मेन तो, के तो पता चल गया। चलिए कैसे पता चलेगा, सोच के देखो। स्लोप से पता चलेगा। तो आपका जो ए था, ए का फॉर्मूला क्या था बेटा, अंडर रूट आर सी 1/n 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला था अपना, है ना। तो जब हम बात करेंगे के अल्फा की, के अल्फा की, तो के अल्फा का जो ट्रांजिशन है, के अल्फा का जो ट्रांजिशन होता है वो 2 से 1 में होता है। के अल्फा का ट्रांजिशन 2 से 1 में होता है। तो 2 से 1 में जाओगे तो ये 1 है और ये 2 है, तो अंडर रूट ऑफ आर सी इंटू 1 - 1/4, मतलब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3RC/4। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको। ये जो ए निकाला है अपन ने, ये क्या अल्फा का निकाला है, ठीक है। अब अपन के बीटा का निकालें। तो आप बताओ, जो के बीटा है इसका ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, के बीटा का ट्रांजिशन 3 से 1 में होता है ना, 3 से 1 में। तो ये तो 1 ही रहेगा और ये 3 हो जाएगा। तो जब के बीटा की बात करोगे तो उसके लिए ए बराबर होगा आपका अंडर रूट आर सी 1 - 1/9, मतलब अंडर रूट 8RC/9। बस बेटा आप पता करना है आपको कि कौन है इसमें बड़ा है, अल्फा का स्लोप बड़ा है कि बीटा का, 3/4 बड़ा है या 8/9 बड़ा है। इसका 0.75 है और ये 0.75 से ज्यादा लग रहा है ये वाला। के और एल कैसे डिसाइड करा बेटा, बी से डिसाइड करा। ये बी होता है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना वो बी होता है। तो के सीरीज का बी बराबर 1 होता है और एल सीरीज का बी बराबर 7.4 होता है। इन दोनों को बना लो तुम 36। तो अगर इसको 36 बनाओगे तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 27 है। इसको 36 बनाओगे तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 28 होगा, सॉरी 32 होगा। तो इसमें ऊपर 32 ये 32/36 है और ये 27/36 है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये ऊपर वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। कुछ गलती कर दी है, गलती कर दी। अच्छा रुको ध्यान से देखना, 3/4
को 36 बनाया तो 9 से मल्टीप्लाई करा, 27/36 और 8/9 इसको भी 36 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 32/36। करेक्ट बेटा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बीटा बड़ा का स्लोप ज्यादा है, अल्फा का स्लोप कम है। ये बीटा और ये अल्फा, फिर ये बीटा और ये अल्फा, जो इसमें है वो इसमें होगा। हाँ बेटा ठीक है, सही एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं। 1-2 मिनट और लगेगी बेटा मेरे को, अभी मैं खत्म कर रहा हूँ बस टॉपिक को। एक आता है अपने पास, आखिरी पॉइंट है अपना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। किसी शीट के अंदर एक्सरे अब्जॉर्ब कैसे होती है, इसको हमें देखना है। ये कोई शीट है अपने पास बेटा, जो एक्सरे यहां से आया इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। यहां से चलो तुम डिस्टेंस एक्स पे, यहां, तो जैसे जैसे एक्सरे अंदर जाएगी ना, तो वो एटम के में उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब होती जाएगी, तो इंटेंसिटी कम पड़ती जाएगी। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी कितनी बची आपकी, आई बची, तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आगे जाओगे इंटेंसिटी कम होती जा रही है। भाई आपकी हड्डियों का जो एक्सरे आता है तो हड्डी में अब्जॉर्ब होगी तभी तो उसका इमेज छपेगा, करेक्ट। तो जैसे जैसे आगे जाओगे इंटेंसिटी कम होती जा रही है, तो इसका रेट बेटा नेगेटिव है। इंटेंसिटी के चेंज होने का रेट नेगेटिव है, ठीक है। आगे जाने पर इंटेंसिटी कम हो रही है, और ये जो रेट होता है ये प्रेजेंट इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी के कम होने का रेट प्रेजेंट इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो वह अब्जॉर्ब भी तेजी से होती है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो एब्जॉर्ब होने का रेट उसका ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम है तो एब्जॉर्ब होने का रेट भी कम हो जाता है। जैसे इसको ऐसे सोचो कि अगर इंटेंसिटी 0 है तो एब्जॉर्ब कितनी होगी, इंटेंसिटी 0 है तो एब्जॉर्ब 0 ही होगी ना, करेक्ट। तो इंटेंसिटी कम होगी तो उसके एब्जॉर्ब होने का रेट भी कम होगा। इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसको म्यू लिखते हैं अपन। बेटा म्यू को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होता है ऑफ मटेरियल। बेटा ये शीट का जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से अब्जॉर्ब करता है। तो यहां से अगर अपन देखें, इसको हल्का सा आगे बढ़ा दें, तो di/i इक्वल टू माइनस म्यू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर दो। बेटा इंटेंसिटी आई नॉट से आई, और ये होगा आपका 0 से x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log i, है ना। और ये म्यू तो कांस्टेंट है तो इसका x हो गया। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, i बराबर आई नॉट e टू द पावर माइनस म्यू x। i बराबर आई नॉट e टू द पावर माइनस म्यू x। मतलब बेटा एक्सपोनेंशियल फॉल होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली फॉल करती है। तो इसका जो ग्राफ है वह एग्जैक्टली ऐसा होता है, ये आपका एक्स है, ये एक्सपोनेंशियल फॉल है। बेटा ये ग्राफ आपने देखा है, कहां पे देखा है जल्दी बताओ, फिजिक्स में कहां देखा है इस साल, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट की डिस्चार्जिंग होती है ये,
आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग का ग्राफ यही होता है ना? यस यस। ठीक है बेटा, टाइम आपका हो चुका है शायद अगली क्लास का, तो अपने को बंद करना पड़ेगा, खत्म हो गया मेरा एक्सरे। नेगेटिव साइन बताता है कि जैसे जैसे आगे जाओगे इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी, आगे आने पर इंटेंसिटी कम हो रही है, इसलिए इसका रेट नेगेटिव है, ये इसका मतलब है। इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन क्या है बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x ही तो होता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सभी को। डाउट बेटा भेज देना मुझे।